वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना 2001 और 2011 इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि 2001 से 2011 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप डेटा को याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से भारत की जनगणना 2001 और 2011 के प्रमुख तथ्यों को दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पर प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। ये 2011 का डेटा है और यहाँ पर 2001 का डेटा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है जनगणना प्रति 10 वर्ष पर होती है, तो 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी तो कोविड के कारण नहीं हो सकी है। अच्छा, ये जो जनगणना 10 वर्ष पर होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, भारत में अगर बात किया जाए सबसे पहली जनगणना तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन ये जो 10 वर्ष पे जनगणना होती है, लॉर्ड रिपन के समय से व्यवस्था चालू हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना किसने करवाया? मेयो ने करवाया। अभी जो वर्तमान का स्वरूप चल रहा है, प्रति 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है, ये रिपन के समय में प्रारंभ हुई थी। तो चलिए यहाँ पर तथ्यों को देखते हैं। देखिए, दिया गया है सबसे पहले जनसंख्या के बारे में बताया गया। तो 2001 में जनसंख्या 1 अरब के आसपास थी, 1 अरब 28 लाख, है ना। यहाँ पर देखिए 1 अरब 2 करोड़ के आसपास है, माफ कीजिएगा मैं 28 लाख बोल के। यहाँ पर 1 अरब 21 करोड़ हो गई, है ना। तो ये जनसंख्या में कुछ इजाफा हुआ। 10 की वृद्धि दर, देखिए 10 की वृद्धि दर का मतलब है कि 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए 17.7% है। 17.7 का मतलब समझ रहे हैं, 2011 1 से लेकर 2011 तक जब आया गया तो 17.7 की वृद्धि हुई, 17.7% की। यहाँ पर 21.54 दिया। इसका मतलब देखिए 1991 से जब 2001 तक आया गया तो इसमें इतनी वृद्धि हुई है। औसत वार्षिक घातांक, देखिए वार्षिक घातांक की बात करें तो 1.64% यहाँ पर है और यहाँ पर 1.97% है। इसके बाद भारत का जो जन घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किमी स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो जो 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 थी और इससे पहले 2001 में 325 रही थी। देखिए, जनसंख्या बढ़ी तो सामान्य सी बात है जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जो भूमि क्षेत्र है उसका इजाफा थोड़े ना हो रहा है। अब से लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए, भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 है और 2001 में 933 रहा था, मतलब लिंगानुपात में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इसके बाद भारत का शिशु लिंगानुपात, शिशु का मतलब 0 से 6 के बीच में जो बच्चे हैं, तो ये 919 है। इससे पहले 927 था, मतलब शिशु लिंगानुपात में कमी हुई है। साक्षरता दर की बात करें तो जो साक्षरता दर 64.8% थी वो बढ़कर लगभग 73 के आसपास पहुंच गई। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण साक्षरता दर इससे पहले सिर्फ 58.7% था, जो कि 67.8% हो गया। और शहरी की बात करें 79.9 से 84.1% हो गया। देखिए, पुरुषों की साक्षरता अब यहाँ पर देख बताया गया, पुरुषों की साक्षरता कितना है, ये लगभग 80.1% है और यहाँ पर 75.6% है। महिला की साक्षरता यहाँ पर डेटा दिया गया, आप इसे रट सकते हैं। देखिए, भारत में शहरी जनसंख्या, जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें से कितनी जनसंख्या शहर में रहती है, तो हम लोगों ने कल के क्लास में भी देखा था 31.2% है ना शहर में रहती है और 68.8% गाँव में रहती है। ये 2011 का डेटा है, जबकि 2001 में क्या था, 27.8% गाँव शहर में रहा करता था और 72.2% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। अब देखिए, 2011 में जो जनसंख्या के आधार पर शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर आंध्र प्रदेश और छठवें पर मध्य प्रदेश। ये 2011 का डेटा है। 2001 में देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो शीर्ष 5 राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ तमिलनाडु यहाँ पर था 2001 में, अभी तमिलनाडु पीछे चला गया, मतलब तमिलनाडु की जनसंख्या में अपेक्षाकृत कमी आई है और महाराष्ट्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए जो कि पेपर में पूछे जा सकते। सबसे पहले रोमन साम्राज्य में जनगणना के प्रमाण कैडस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता थे। देखिए जो रोमन साम्राज्य इसमें जो जनगणना का प्रमाण है कैडस्ट्रल सर्वे के रूप में देखा गया। कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का मतलब चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है जिसके बारे में 321 बीसी से लेकर 296 बीसी की जानकारी मिलती है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया कि देखिए भाई जो राज्य की आर्थिक गतिविधि है अगर इसका सही से आकलन करना है तो जनगणना की उपयोगिता पड़ेगी। अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी 1595 से 96 के समय में रचा गया में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो देखिए रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे है, अर्थशास्त्र में भी जनगणना का प्रमाण है, आईन अकबरी में भी है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन ने कराया था। तो सबसे पहली जनसंख्या किसकी होती है? स्वीडन की होती है 1749 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो ब्रिटिश भारत सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ जो आज भी जारी है। इसका जिक्र हम लोगों ने स्टार्ट में भी किया था कि मेयो के काल में पहली जनगणना होती है और रिपन के समय में ये जो आज की प्रणाली इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में कुल 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जो जनगणना है भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना। 21वीं शताब्दी का मतलब 2001 में एक हुआ है और इसके बाद 2011 में हुआ है। सामान्य सी बात है, दो ही रहेगा। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1951, 61, 71 इस प्रकार से हुआ है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये भी याद रखना है कि इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती। तो जनगणना कराई कैसे जाती? तो इसके लिए अधिनियम बनाए प्रॉपर, जनगणना अधिनियम 1948। 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई। देखिए अब तक जितनी भी जनगणना हुई थी इसमें जो निरक्षरता है सबसे अधिक अगर कम हुई थी तो 91 से 2001 के बीच में। शिशु लिंग अनुपात CSR क्या है? देखिए जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह के स्त्रियों की संख्या। देखिए जब भी बात लिंगानुपात की जाएगी तो लिंगानुपात हमेशा ये बताता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अब वो शिशु लिंगानुपात पूछे या सामान्य की बात की जाए। साक्षरता दर अपने मापन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या पर किया जाता है। जो साक्षरता दर मापी जाती है ना वो 7 वर्ष से ऊपर के वर्ग को लिया जाता है। इसमें भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के तृतीय अवस्था 1951 से 1981 के दशकों में के काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात सर्वाधिक तेज वृद्धि को प्राप्त हुई। तो जो जनसंख्या विस्फोट मुख्य रूप से हुआ है 1951 से 81 के मध्य हुआ है। 15वीं जनगणना 2011 में 2001 से 11 के मध्य की 10 की वृद्धि 17.7% रही। ये हम लोगों ने देखा था पीछे। और ग्रामीण और नगरीय में अलग अलग वृद्धि दर रही थी। आगे यहाँ पे दिया है 2011 की जो जनगणना है जिसकी देखिए प्रगणना की प्रश्नावली में कुल 29 प्रश्न थे। तो कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न थे, ये भी याद रखते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 2 जिले अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के कुरंगकुमे और यमन हुई थी। देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? तो अरुणाचल प्रदेश का जिला था कुरंगकुमे। यहाँ पर 111.01% की वृद्धि थी। मतलब पता है अगर मान के चलिए शहर में 100 लोग थे ना तो ये फिर एक दशक में 111 लोग बढ़ के 211 हो गए और यहाँ पर 77.15 की वृद्धि हुई है। इसके बाद जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है ये नागालैंड का लांगलेंग है ना, यहाँ पे -58 का मतलब जो 100 थे उसमें से 58 कम हो गए। और किफरे में -30.5 मतलब 100 पर 30.5 लोग कम भी हो गए। इसके बाद देखिए आगे वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति पुरुष स्त्रियों की संख्या 943 थी। वहीं चीन में देखेंगे तो 926 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1025 है, इंडोनेशिया में 988, ब्राजील में 1042, पाकिस्तान में 943, बांग्लादेश में 1167, रूस में 1055, जापान में 987 और नाइजीरिया में 978। देखिए जो लिंगानुपात है अलग अलग देशों का बताया गया।
तो भारत में और पाकिस्तान दोनों की लिंगानुपात समान है, 943 उसके अलावा देखो बांग्लादेश की लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है ना। अमेरिका में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ब्राज़ील में ज़्यादा है, बाकी अन्य क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर को 1971 और 1981 में भारतीय जनगणना वर्ष के 10 लाख नगरीय नगर बने। देखिए जो कानपुर है 1971 में यहाँ पर 10 लाख जनसंख्या हो गई, और लखनऊ 1981 में यहाँ पर हो गई। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। ठीक, आगे दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर, ये हरियाणा में है। इसके बाद देखिए वो चाहे ग्रामीण की बात करें चाहे शहरी की बात करें, और सबसे अधिक अगर देखा जाए, देखिए जो जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश की है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग 2018 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% जो है शहर में निवास करता है। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के हिसाब से है ना। इसके बाद देखिए भारत में अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है, और बिहार राज्य में बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मतलब जल्दी कि यहाँ पे जनसंख्या की बात नहीं किया गया, जनसंख्या घनत्व मतलब बिहार के 1 किमी में अगर देखेंगे, 1 किमी स्क्वायर में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। आगे यहाँ पर देखिए 2011 के अनुसार 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि दर, ये तो पीछे भी आ चुका है ना। उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 16.615% जनसंख्या निवास करती। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम रही थी। केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात था। आगे है जनसंख्या का पिरामिड, 0 से 14 आयु वर्ष की आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। साथियों अगर आप ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए यहाँ पे स्त्री साक्षरता की बात करें तो लक्षद्वीप में उच्चतम रही थी। तो ये सब पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना, फैक्ट है। स्त्री साक्षरता लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। इसके बाद देखिए अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इसके बाद विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में रहती है। अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 17.5 लोग भारत में रहते हैं। देखिए शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश में 972। मतलब अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ 1000 शिशुओं पर 972 शिशु है ना। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है। इसके बाद भारत का लिंगानुपात 943 हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है। पाकिस्तान का भी 943 था। देखिए भारत में जो सिक्किम है ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक, आगे यहाँ पर दिया कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, मतलब ST वाले जिले की बात करें तो सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा ST निवास करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। सब तथ्य हैं साथियों, आपको तथ्य याद रखना पड़ेगा। डॉल्टन ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। देखिए अनुकूलतम जनसंख्या, ये डॉल्टन का कथन है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय जहां पर मिलेगी वही अनुकूलतम जनसंख्या है। 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता 51.5% है। मतलब बिहार की जो साक्षरता है महिला की बात इतनी है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर लेगी, अब वह 2070 कर दिया गया। मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 2045 तक हम लोग स्थिर जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। अब ये बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। देखिए भारत की सकल प्रजननता दर 2.4 है, जबकि आपने पीछे देखा था 2.1 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भदोही है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं इसमें सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा भदोही है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। देखिए एक ये चीज समझिए, ये
2011 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था, तो 2011 में अब भदोही उस समय था, लेकिन 2014 में गाजियाबाद और हापुड़ को तोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ये भी आपको याद रखना है। ये तथ्य को इसलिए ऐड किया गया कि 2011 के अनुसार भदोही था, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार देखेंगे तो हापुड़ है। देखिए, सबसे अधिक साक्षर, जो सर्वाधिक साक्षर धर्म है वो जैन धर्म है। शिशु लिंगानुपात 919 है, ठीक। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाले रेखा को पाइकलिंग कहते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या नहीं थी, 1976 में आई थी, फिर 2000 में आई। जनसंख्या स्थिरता कोष 2004-5 में बनाया गया और 2019 में से बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 में बनाए। तो ये कुछ तथ्य रहे जिन्हें आप याद रखिएगा। अगली क्लास हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ये पूरा डेटा है, आपको रटना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।